तो देखो कल अपन ने नाभिक के मॉडल के बारे में पढ़ रहे थे कि नाभिक के मॉडल क्या होता है, कितने नाभिक में मॉडल माने गए हैं। तो आपके सिलेबस में 3 नाभिक के मॉडल है। फर्स्ट आपके पास लिक्विड ड्रॉप मॉडल जो अपन ने स्टार्ट किया था, सेकंड मॉडल था शेल मॉडल और थर्ड था आपके पास फर्मी गैस मॉडल। तो अपन फर्स्ट मॉडल स्टार्ट कर चुके थे लिक्विड ड्रॉप मॉडल, और वहां पे अपन ने देखा था कि जो भी नाभिक का आकार होता है वो द्रव की बूंद के समान कैसे होता है, कौन कौन से प्रॉपर्टी से होता है, तो वो अपन ने देख लिया था। एक साइड नाभिक को कंपेयर कराया था और एक साइड कोई भी ड्रॉप होती है लिक्विड की उसको कंपेयर कराते हुए अपन ने क्या माना था कि जो नाभिक का आकार होता है वो द्रव की बूंद के समान होता है। उसके बाद अपन ने कुछ सेमी इंपेरिकल मास फॉर्मूला के बेस पे एक फॉर्मूला व्युत्पन्न किया था जो विजेकर तथा बेटे ने बताया था। और उसने क्या बताया था कि उसमें कुछ 5 तरह की क्या आती है, ऊर्जाएं आती है। क्या आती है? जो एक बंधन ऊर्जा का फॉर्मूला आता है जिसे सेमी इंपेरिकल मास फॉर्मूला बोलते हैं, उसमें 5 तरह की ऊर्जाएं होती है। तो उसमें 2 एनर्जी अपन कल पढ़ चुके हैं, आज अपन पढ़ेंगे थर्ड एनर्जी। तो कल अपन ने पढ़ी थी एक तो आयतन ऊर्जा और एक पढ़ी थी अपन ने पृष्ठीय ऊर्जा। तो जिसने भी कल की क्लास नहीं देखी है वो भी कल की क्लास देख लेना, तो ही आज वाला आगे का मटेरियल समझ में आएगा। अब अपन बात करने जा रहे हैं आज है अपनी थर्ड वाले की, जिसे थर्ड थी अपने पास कूलाम ऊर्जा। क्या थी आपके पास? कूलाम ऊर्जा। अब सबसे पहले तो ये कूलाम ऊर्जा कहां पर लगेगी, किस बेस पे लगेगी, तो ये देखना है अपन को। तो यदि मैं कहता हूं कि आप सभी को पता है, क्या क्या पता है कि कोई भी नाभिक होता है, क्या होता है आपके पास कूलाम ऊर्जा में कोई भी नाभिक होता है, वो नाभिक किस में होता है? डबलेट में होता है। यानी नाभिक के अंदर जो न्यूक्लियन होते हैं वो किस अवस्था में होते हैं? डबलेट में। यानी ये कोई आपका नाभिक है, ये कोई आपका क्या है? न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस में क्या होता है आपके पास? न्यूक्लियन होते हैं। न्यूक्लियन में क्या आता है आपके पास? एक तरह से प्रोटॉन आता है और न्यूट्रॉन आता है, ये वाला आता है। तो मैं कह सकता हूं कि यहाँ पर कोई भी नाभिक है, नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे क्या? कूलाम ऊर्जा। अब कूलाम ऊर्जा के लिए देखो यहाँ पे ये वाले पार्टिकल क्या कहलाते हैं? एक तरह से द्विक अवस्था में कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? द्विक अवस्था में, यानी डबलेट स्टेट में कहलाते हैं। कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन कैसे माने जाते हैं? हमेशा डबलेट माने जाते हैं। तो यदि मैं यहाँ पे बात करूं प्रोटॉन की, तो प्रोटॉन क्या है आपके पास? एक तरह से पॉजिटिव चार्ज है, और ये क्या आपके पास? उदासीन है या न्यूट्रल है। ये भी सभी जानते हैं, सभी को ये बेसिक नॉलेज होता ही है और आपको भी होगा। अब इसके बाद मैं बात करता हूं कि जब ये प्रोटॉन है, ये न्यूट्रॉन है, ये किसमें पाए जाते हैं? नाभिक में, न्यूक्लियन के अंदर पाए जाते हैं, जो डबलेट स्टेट में होते हैं, डबलेट पार्टिकल के फॉर्म में होते हैं। प्रोटॉन पॉजिटिव है, न्यूट्रॉन उदासीन है। अब मुझे ये बताइए, मुझे यहाँ पे डिफाइन करनी है क्या? कूलाम ऊर्जा। क्या डिफाइन करनी है? कूलाम ऊर्जा। तो ये कूलाम ऊर्जा आने से पहले आपको पता होगा कि यहाँ पे आएगा पहले कूलाम बल। तो क्या मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं कि यहाँ पर कूलाम बल लगेगा? ये तो फिक्स है कि कूलाम बल लगेगा, क्योंकि अपन नाम ही कूलाम ऊर्जा दे रहे हैं। तो जो बल है उसकी वजह से जो एनर्जी में डिफरेंस आएगा वही आपकी एक तरह से एनर्जी होगी। तो पहले मुझे ये कमेंट करके बताइए कि कोई भी नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, तो इन पार्टिकलों के बीच कूलाम बल है वो कहां पर कार्य करेगा? जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए कि जो भी आपके पास न्यूक्लियस होता है उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन है आपके पास, तो मैं कहता हूं कि जो कूलाम बल है वो कहां पर कार्य करेगा? बताइए जल्दी कमेंट करके कि कोई भी न्यूक्लियस होता है उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पार्टिकल पाए जाते हैं, तो मैं कहता हूं कि जो ये कूलाम बल है वो किस किस के मध्य कार्य करेगा। अब आप सभी ये भी जानते हो कि कूलाम बल कहां कहां कार्य करता है। कूलाम बल कहां लगता है? हमेशा 2 आवेश के मध्य लगता है। कहां लगता है? हमेशा 2 आवेश के मध्य लगता है। ये सभी को पता है कि 2 आवेश के मध्य लगने वाला बल क्या है? कूलाम बल है। अब मैं कहता हूं कि यहाँ पे देखो, एक तो पॉजिटिव है, एक क्या है आपके पास? न्यूट्रल है। क्या है आपके पास? एक पॉजिटिव है और एक क्या आपके पास? न्यूट्रल है। तो क्या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में कूलाम बल लग सकता है क्या? मुझे कमेंट करके बताइए कि एक प्रोटॉन है, एक न्यूट्रॉन है, तो क्या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में कूलाम बल लग सकता है क्या? नहीं लग सकता। क्यों? क्योंकि ये तो क्या आपके पास पॉजिटिव चार्ज है, ये क्या आपके पास पॉजिटिव चार्ज है, और ये क्या है? न्यूट्रल है। यानी यहाँ पे क्या कंडीशन है? 2 आवेश के मध्य लगने वाला बल, मतलब इसका तो चार्ज ही नहीं है, तो इसके बीच में तो कंसेप्ट कूलाम बल नहीं लगेगा। तो फिर कूलाम बल कहाँ लगेगा? क्या न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के मध्य लग सकता है? क्या न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के मध्य लग सकता है? इसके बीच भी नहीं लगेगा। सभी को पता है कि न्यूट्रॉन भी क्या होता है आपके पास? एक तरह से चार्जलेस पार्टिकल है, तो इस पर भी अप्लाई नहीं होगा। तो फिर ये अप्लाई कहाँ होगा? तो फिर आपके पास अप्लाई होगा किसमें? प्रोटॉन प्रोटॉन में। किसमें होगा? प्रोटॉन प्रोटॉन में। जब भी मैं प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच की बात करूंगा, यानी आप जानते हो कि कोई भी न्यूक्लियन होता है उसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, तो प्रोटॉन भी बहुत संख्या में हो सकते हैं, न्यूट्रॉन भी बहुत संख्या में हो सकते हैं। तो जो कूलाम बल है वो कहां पर कार्य करेगा? इन 2 प्रोटॉन के मध्य कार्य करेगा। इन 2 प्रोटॉन के मध्य
कार्य करेगा। अब मुझे बताइए कि चलो यहाँ पे मान लिया कि कूलम्ब बल कार्य तो कर रहा है। अब कूलम्ब बल में एक तो आकर्षण आता है, अट्रैक्टिव आता है, एक रिपल आता है, यानी प्रतिकर्षित भी आता है और आकर्षित भी आता है। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ कि यहाँ पर इसका भी चार्ज क्या है आपके पास, पॉजिटिव है, इसका भी चार्ज क्या है आपके पास, पॉजिटिव है। जब ये आपस में दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो इसके बीच में लगने वाला बल कैसा होगा, प्रतिकर्षित होगा। क्या होगा, प्रतिकर्षित। तो मैं कह सकता हूँ कि इसके बीच में जो फोर्स लगेगा, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में जो लगने वाला बल है वो कैसा होगा आपके पास, प्रतिकर्षित। क्या होगा, प्रतिकर्षित। और यही जब आपस में एक दूसरे को रिपल करेंगे, यही आपके पास क्या है, प्रोटॉन प्रोटॉन है। यहाँ पर एक प्रोटॉन बैठा था, दूसरा प्रोटॉन यहाँ पे बैठा था। जब दोनों के बीच में फोर्स आने लगा तो ये दोनों प्रोटॉन पास में तो नहीं आ सकते, क्योंकि दोनों सेम चार्ज के हैं। तो ये क्या करेंगे, पास में नहीं आएंगे तो दूर ही जाएंगे। यानी इसके बीच में क्या हो रहा है, प्रतिकर्षित फोर्स काम करना है, यानी रिपल फोर्स यहाँ पे क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है। जब यहाँ पे मैं कहूंगा कि प्रतिकर्षित बल काम कर रहा है, तो यहाँ पर बाइंडिंग एनर्जी आपको ज्यादा चाहिए या कम चाहिए, ये मुझे कमेंट करके बताइए। कि जहां पर आपके पास प्रतिकर्षित बल काम कर रहा है, प्रतिकर्षित कूलम्ब बल काम कर रहा है, तो वहां पर इसको बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा की जरूरत पड़ेगी या कम की जरूरत पड़ेगी, बताइए जल्दी कमेंट करके कि बाइंडिंग एनर्जी अपन को क्या चाहिएगी, ज्यादा चाहिएगी या कम चाहिएगी। ज्यादा चाहिएगी। देखो, बाइंडिंग एनर्जी का मतलब क्या होता है, किसी भी पार्टिकल को तोड़ना। क्या होता है, बाइंडिंग एनर्जी का मतलब क्या होता है, किसी भी पार्टिकल को तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो आपकी एक तरह से बाइंडिंग एनर्जी कहलाती है। तो मैं कह सकता हूं कि यहाँ पे जो बाइंडिंग एनर्जी है, तो यहाँ पे देखो ये पार्टिकल यदि अलग अलग हो गए, जब पहले से इसमें कूलम्ब बल की वजह से भी ये क्या कर रहा है, एक दूसरे से दूर जा रहे, तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे बंधन ऊर्जा में क्या आएगी, एक तरह से कमी आएगी। क्या आएगी, यहाँ पे बंधन ऊर्जा में क्या आएगी आपकी, कमी आएगी। तो मैं कह सकता हूं कि यहाँ पर जो बंधन ऊर्जा चाहिए वो भी कैसे चाहिए, कम चाहिए। तो मैं कह सकता हूं कि यहाँ पे बंधन ऊर्जा में क्या आएगी, कमी आएगी। तो इसी की वजह से जो एनर्जी उत्पन्न होती है, ये जो पूरा प्रोसेस होता है कि आपके पास कूलम्ब बल था, वो किसके बीच में कार्य कर रहा था, दो प्रोटॉन के बीच में कार्य कर रहा था। जब ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे तो इसमें क्या होगा, बंधन ऊर्जा में कमी आएगी। जब बाइंडिंग एनर्जी में कमी आती है तो इसकी वजह से अपने पास एक ऊर्जा मिलती है जिसे अपन नाम देते हैं क्या, कूलम्ब ऊर्जा। जिसकी वजह से अपन को एक ऊर्जा मिलती है वो क्या कहलाती है आपकी, कूलम्ब ऊर्जा कहलाती है। तो मैं कह सकता हूं कि जो कूलम्ब बल होता है, कूलम्ब फोर्स होता है, उसकी वजह से जो एनर्जी अपन को मिलती है वो कहलाती है कूलम्ब एनर्जी या कूलम्ब ऊर्जा। अब इसका जो फॉर्मूला आएगा वो कैसे आएगा वो अपन को देखना है। तो ये वाला कंसेप्ट तो क्लियर है कि दो आवेश के मध्य लगने वाला बल होता है वो कूलम्ब बल होता है। न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच लगेगा नहीं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच लगेगा नहीं, तो कहां लगेगा, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच। जब इन दोनों के बीच लगेगा तो कैसा लगेगा, प्रतिकर्षित बल लगेगा। जब प्रतिकर्षित एक दूसरे को पहले से ही वो रिपल करे तो अपन को बाइंडिंग एनर्जी क्या चाहिए, कम चाहिए। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे बंधन ऊर्जा में क्या आती है, एक तरह से कमी आती है। तो जब बंधन ऊर्जा में कमी आती है तो इसकी वजह से जो एनर्जी होती है वो क्या कहलाती है आपकी, कूलम्ब एनर्जी कहलाती है। क्लियर। अब मैं बढ़ता हूं इसके फॉर्मूले पे, अब मैं आता हूं इसके फॉर्मूले पे। तो ये तो एक जस्ट डेफिनेशन थी कि बंधन ऊर्जा या कूलम्ब ऊर्जा आपकी कहां से निकलती है। तो मैं कह सकता हूं कि कूलम्ब बल के कारण जो भी ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे क्या कहते हैं अपन, कूलम्ब ऊर्जा कहते हैं। क्लियर। तो ये तो मैं हटा दूं यहां से, ये अभी मैं थ्योरी में सब कुछ लिखा दूंगा आपको। अब अपन बात करते हैं किसकी, इसके फॉर्मूले की, कि इसका फॉर्मूला क्या आएगा। तो यदि अपन बात करें इसके फॉर्मूले की, तो सभी जानते हैं कि कोई भी नाभिक का आवेश होता है, क्या होता है आपके पास, कोई भी नाभिक का आवेश होता है। आप सभी जानते हो कि जो नाभिक पर आवेश होता है वो कितना होता है आपके पास, जेड ई होता है। कितना होता है नाभिक पर आवेश, कितना होता है, जेड ई होता है। जब नाभिक पर आवेश आपके पास जेड ई है तो मैं कह सकता हूं कि नाभिक यहाँ पे क्या था, अपन ने क्या माना था, नाभिक का आकार क्या माना था, एक गोला माना है। तो मैं कह सकता हूँ कि किसी भी गोले की स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है। यदि मैं कहता हूं कि नाभिक का आवेश तो जेड ई है और इसका जो आकार है वो कैसा है, गोलाकार है, गोलीय है। क्या है आपके पास, गोलीय है। तो आपने क्लास 12th में एक डेरिवेशन पढ़ा है कि कोई भी गोला होता है उसकी जो स्थितिज ऊर्जा होती है वो कितनी होती है। तो बताओ मुझे, कोई गोले की स्थितिज ऊर्जा कोई बता सकता है क्या, जो आपने 12th क्लास में पढ़ा है कि कोई भी नाभिक की स्थितिज ऊर्जा या गोले की स्थितिज ऊर्जा होगी वो कितनी होगी। जो नाभिक की स्थितिज ऊर्जा होती है वो होती है आपके पास U इज इक्वल टू 3/5 के क्यू स्क्वायर बाय आर। ये सभी ने पढ़ा होगा कि, और ये किस बेस पे निकलती है, ये निकलती भी है किस बेस पे, कूलम्ब बल के बेस पे। क्या करते हैं अपन, कोई भी गोला लेते हैं उसमें कुछ पार्ट इधर का लेते हैं, कुछ पार्ट इधर का लेते हैं, फिर इसके कंपोनेंट बनाते हैं, उसके बेस पे जो एनर्जी निकालते हैं वो पोटेंशियल निकालते हैं, वो क्या निकालते हैं, 3/5 के क्यू स्क्वायर बाय आर।
तो यहाँ पे तो सभी को पता होगा कि ये क्या बता रहा है, आपका एक तरह से पोटेंशियल एनर्जी बता रहा है, और किस बेस पे बता रहा है, कूलम्ब बल के बेस पे। तो मैं कह सकता हूँ कि U इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3/5 kq²/r। किसके लिए होता है, ये गोले की स्थितिज ऊर्जा के लिए होता है। अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि यहाँ पे Q क्या है आपका, तो देखो यहाँ पे Q तो क्या है आपके पास, जेड ई है। क्या है आपके पास, Q इक्वल टू क्या है, जेड ई। अब मुझे क्या करना है यहाँ पे कि कूलम्ब ऊर्जा है, क्या है आपके पास, कूलम्ब ऊर्जा है, वो किसके समानुपाती होगी। तो देखो आपके पास जो U आ रहा है, क्या आ रहा है आपके पास, U आ रहा है, तो मैं कह सकता हूँ कि जो भी आपके पास कूलम्ब ऊर्जा होगी वो क्या होगी, एक तरह से EC होगी। और वो कितनी होगी, जो कूलम्ब ऊर्जा है वो एक स्थितिज ऊर्जा के तुल्य होगी। तो वो कैसे होगी, 3/5 kq²/r। और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, नेगेटिव। ये नेगेटिव क्यों, क्योंकि ये क्या बता रहा है, बंधन ऊर्जा में कमी को बता रहा है। या नेगेटिव चिन्ह क्या का बता रहा है, यहाँ पे बंधन ऊर्जा में कमी को व्यक्त करता है, बंधन ऊर्जा में कमी को व्यक्त करता है। तो इसलिए यहाँ पे क्या लिया है अपन ने, माइनस लिया है। तो जब बंधन ऊर्जा में कमी करेगा तो उसके लिए माइनस आ गया। अब देखो यहाँ पे -3/5
देखो तो अपन बात कर रहे थे कूलाम ऊर्जा की, तो अपन ने देखा कि कूलाम ऊर्जा की वजह से क्या होती है, अपने पास कूलाम ऊर्जा उत्पन्न होती है, और वो क्या होती है, बंधन ऊर्जा में कमी को बताता है, इसलिए अपन इसको कूलाम ऊर्जा को लिखते हैं। अब देखो यहाँ पे अपन इसका फॉर्मूला लिख रहे थे कि कोई भी नाभिक का आवेश होता है, कोई भी नाभिक होता है वो गोलाकार होता है, वो अपन ने कल के फॉर्म में, कल की क्लास में देखा था कि जो भी नाभिक का आवेश होता है वो यहाँ पे क्या लेंगे अपन, जेड ई, क्या लेंगे, जेड ई, और जो इसका आकार होगा वो कैसा होगा, गोलीय फॉर्म में होगा। तो मैं कह सकता हूँ कि कोई भी गोले की स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है, क्लास 12 में आपने पढ़ा है 3/5 kq² होती है, किस बेस पे, कूलाम बेस पे। अब यहाँ पे आप जानते हो कि जो नाभिक पर आवेश है वो कितना है, Q इज इक्वल टू जेड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू माइनस का 3/5 हो जाएगा, और K तो ऐसे का ऐसे रह जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, Z² और E², अपॉन में क्या हो जाएगा R। अब आप जानते हो कि R क्या होती है, नाभिक की त्रिज्या होती है, तो नाभिक की त्रिज्या क्या होगी, R इज इक्वल टू R0 A1/3 ये होती है आपके पास, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, R0 A1/3 ये हो जाएगा। अब देखो जो जो कांस्टेंट है उसे तो बाहर निकाल लो, तो ये क्या हो जाएगा, -3/5, क्या हो जाएगा, -3/5, ये हो जाएगा आपके पास ke² अपॉन में क्या हो जाएगा, R0, और यहाँ पे हो जाएगा Z² अपॉन में A1/3। तो देखो ये वाली जो कंप्लीट टर्म है वो क्या है, कांस्टेंट है, और वो कौन सा कांस्टेंट होगा, कूलाम कांस्टेंट। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि ये क्या आ जाएगा आपके पास, माइनस का AC, यहाँ पे हो जाएगा Z² अपॉन में A1/3। तो ये क्या आ जाएगी आपके पास, एक तरह से कूलाम एनर्जी आ जाएगी, ये क्या आ जाएगी आपके पास, एक तरह से कूलाम एनर्जी आ जाएगी। तो मैं कह सकता हूँ कि EC इज इक्वल टू क्या आ गया, -AC Z² अपॉन में A⁻1/3 हो जाएगा। तो ये आपके क्या कहलाएगी, कूलाम एनर्जी। और यहाँ पे यदि मुझे AC की वैल्यू, कई बार एग्जाम में AC की वैल्यू भी पूछी जाती है, तो AC की वैल्यू किसी की भी आपको फाइंड आउट करनी है तो आप फॉर्मूले से निकाल सकते हो, -3/5 क्या हो जाएगा, यहाँ AC के कंपेयर में माइनस नहीं आएगा, ke² अपॉन में R0। के क्या है, 9 × 10⁹ जो आप कूलाम फोर्स में काम में लेते हो। ई क्या है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। R0 क्या है, 1.2 फर्मी। तो इस टाइप से आप क्या निकालते हो, इस AC की वैल्यू निकालते हो, तो ये क्या आ जाएगी आपके पास, इसमें कूलाम ऊर्जा आ जाएगी। तो इस तरीके से अपन 3 ऊर्जा को डिफाइन कर चुके हैं कि जो लिक्विड ड्रॉप मॉडल होता है, प्रथम होता है उसमें आयतन ऊर्जा, सेकेंड होती है पृष्ठीय एनर्जी, और थर्ड होती है आपके पास कूलाम ऊर्जा। तो ये कूलाम ऊर्जा का क्या आ जाएगा, EC की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर। तो पहले अपन लिखते हैं इसकी थ्योरी, जो अपन ने अभी 10 मिनट पहले समझा था, पहले वो लिखते हैं, फिर आप ये लिखना। तो लिखिए, इसमें लगाइए हेडिंग कूलाम ऊर्जा, और इसमें लिखिए नाभिक में उपस्थित न्यूक्लियन कण, नाभिक में उपस्थित न्यूक्लियन कण द्विक अवस्था में उपस्थित रहते हैं। नाभिक में उपस्थित न्यूक्लियन कण द्विक अवस्था में उपस्थित रहते हैं। नाभिक में उपस्थित न्यूक्लियन कण द्विक अवस्था में उपस्थित रहते हैं, जिसमें प्रोटॉन धनावेशित तथा न्यूट्रॉन उदासीन होते हैं, जिसमें प्रोटॉन धनावेशित तथा न्यूट्रॉन उदासीन होते हैं, जिसमें प्रोटॉन धनावेशित तथा न्यूट्रॉन उदासीन होते हैं। अतः कूलाम बल दो प्रोटॉन के मध्य कार्य करता है। अतः कूलाम बल दो प्रोटॉन के मध्य कार्य करता है। अतः कूलाम बल दो प्रोटॉन के मध्य कार्य करता है। कूलाम बल दो प्रोटॉन के मध्य कार्य करता है, और यह एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है, और यह कूलाम बल के द्वारा एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है, और यह कूलाम बल के द्वारा एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है, और यह कूलाम बल के द्वारा एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है, जिससे बंधन ऊर्जा के मान में कमी आती है, जिससे बंधन ऊर्जा के मान में कमी आती है।
जिससे बंधन ऊर्जा के मान में कमी आती है। कूलाम बल के कारण उत्पन्न ऊर्जा, कूलाम बल के कारण उत्पन्न ऊर्जा, कूलाम बल के कारण उत्पन्न ऊर्जा कूलाम ऊर्जा कहलाती है, कूलाम ऊर्जा कहलाती है। अब जो बोर्ड पे लिखा हुआ है वो ऐसे का ऐसे पूरा लिख लीजिए, जो बोर्ड पे लिखा हुआ है आपके सामने वो ऐसे का ऐसे लिख दीजिए। लिख दिया होगा। लिखने के बाद मुझे एक बार थंबनेल देना। लिख दिया। नेक्स्ट अपन बात करते हैं असममित ऊर्जा की। तो आपकी जो 4 एनर्जी आती है वो आ रही है यहाँ पे असममित ऊर्जा। क्या आती है? असममित ऊर्जा। अब ये असममित ऊर्जा क्या होती है ये अपन को यहाँ पे देखना है कि असममित ऊर्जा क्या होती है। तो देखो यहाँ पे जैसे अपन ने कूलाम बल की बात की है वैसे की वैसे अपन बात करेंगे कैसी? असममित ऊर्जा की। तो अब असममित ऊर्जा किस पर बेस होती है ये अपन देखते हैं पहले तो यदि मैं कहता हूं कि असममित ऊर्जा की अपन बात करते हैं, आप सभी जानते हो कि नाभिक में क्या पाए जाते हैं? न्यूक्लियन कण पाए जाते हैं। कोई भी नाभिक होता है उसमें क्या पाए जाते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और यहाँ पे मैं प्रोटॉन को किससे लिखता हूँ नाभिक में? एक तरह से जेड से लिखता हूँ। तो मैं कहता हूं कि आपके पास देखो ये क्या है? आपके पास जेड एक्स है कोई नाभिक है। क्या आपके पास जेड एक्स है कोई नाभिक है? अब ये नाभिक स्थायी कब तक रहता है? ये नाभिक स्थायी जब तक रहता है जब तक जेड इज इक्वल टू क्या हो आपके पास? एन हो। क्या हो आपके पास? जेड इज इक्वल टू एन हो। यानी नंबर ऑफ क्या? नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो ये आपने नाभिक के फिजिक्स में या केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा कि नाभिक स्थायी कब रहता है? जब आपके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है? सेम होती है। जब तो नाभिक क्या रहता है? स्थायी रहता है। जब तक नाभिक क्या रहता है? अपना स्थायित्व में रहता है, स्थायी रहना चाहता है या स्थायी रहता है। अब मैं कहता हूं कि जैसे जैसे आपका ए इंक्रीज होता गया, क्या होता गया? जैसे जैसे आपका ए बढ़ता गया, तो पहले ए थोड़ा बढ़ा फिर अपन ने ज्यादा बढ़ाया, तो इस तरीके से क्या हुआ? ए की वैल्यू क्या हो गई? इंक्रीज होती गई। जब ए की वैल्यू इंक्रीज होगी तो जैसे जैसे क्या होगा? जैसे जैसे ए बढ़ेगा तो मैं कह सकता हूं कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी? बढ़ेगी। क्या होगी? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी? जैसे जैसे आपका ए बढ़ेगा तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होंगे आपके पास? बढ़ेंगे। क्या होंगे? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे आपके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन से ज्यादा।
ये होगा आपके पास, ये वाला केस आएगा। और जब ये वाला केस आएगा कि जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन कम हो जाएंगे, इसका मतलब मैं इसका डिफरेंस निकालना चाहूँ तो लिख सकता हूँ n माइनस का z, लिख सकता हूँ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या है, ज्यादा है तो n माइनस का क्या हो जाएगा z। तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन यदि क्या होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होते हैं, प्रोटॉन के कंपेयर में न्यूट्रॉन ज्यादा होते हैं, तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे इसका स्थायित्व क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। यहाँ पे स्थायित्व क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। यही होगा इसका मीनिंग कि जैसे देखो जेड और एन इक्वल थे तो यहाँ पे नाभिक क्या था, स्थायी था। क्या था, स्थायी था। इसके बाद मैं कहता हूँ कि जैसे जैसे यहाँ पे ए बढ़ाया, ए बढ़ाने पर क्या हुआ, यहाँ पे न्यूट्रॉन की संख्या बढ़ी, प्रोटॉन की संख्या क्या हो गई, कम हो गई। तो जब यहाँ पे न्यूट्रॉन की संख्या बढ़ती है और प्रोटॉन की संख्या कम हो जाती है तो मैं कह सकता हूँ कि उसका जो नाभिक का स्थायित्व होता है वो क्या हो जाता है, यहाँ पे खत्म हो जाता है। और जब नाभिक का स्थायित्व खत्म हो जा सकता है तो मैं कह सकता हूँ कि एक तरह से नाभिक क्या बन जाता है, वो असममित की अवस्था में बन जाता है। क्या बन जाता है, असममित। यानी यहाँ पे तो कैसा था, स्थायी था, मतलब सम्मित अवस्था में था। बट जैसे अपने पास ये वाला केस हुआ तो ये क्या बन गया, एक तरह से स्थायित्व में खतरा आ गया, स्थायित्व में खतरा आ गया, यानी स्थायित्व उसका खत्म होने आ गया। जैसे जैसे स्थायित्व खत्म होने आएगा तो उसकी असममिति या असिमेट्री क्या होगी, बढ़ेगी। और जैसे जैसे असिमेट्री बढ़ती है तो इसमें भी क्या आती है, एक तरह से इसकी वजह से जो ये वाला प्रोसेस होता है इसकी वजह से एक ऊर्जा उत्पन्न होती है। क्या होती है, ऊर्जा उत्पन्न होती है। जैसे जैसे असममिति बढ़ती है तो असममिति बढ़ती है तो इसमें एक तरह से बंधन ऊर्जा में भी क्या आती है, कमी आती है। क्या आती है, बंधन ऊर्जा में भी कमी आती है। तो मैं कह सकता हूं कि इस असममिति की वजह से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वही क्या कहलाती है, आपकी असममित ऊर्जा कहलाती है। वही ऊर्जा क्या कहलाती है, असममित ऊर्जा कहलाती है। तो देखो असममित ऊर्जा क्या होता है कि कोई भी नाभिक होता है, नाभिक में न्यूक्लियन कण होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, सभी को पता है। अब मैं कहता हूं कि ये आपके पास कोई नाभिक है जेड एक्स से, और नाभिक स्थायी कब होता है, जब आपके पास जेड और एन के नंबर क्या हो, बराबर हो, नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के इक्वल होता है तो नाभिक सबसे ज्यादा स्थायी में होता है। जब यहाँ पे क्या था, देखो नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या थी, स्थायी अवस्था में था। फिर मैं बात करता हूँ जैसे जैसे मैंने ए को बढ़ाया, क्या किया मैंने, जैसे जैसे मैंने ए को बढ़ाया, एक तरह से जेड इतना नहीं बढ़ रहा जितना ए बढ़ रहा है, यानी जेड के कंपेयर में ए बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तो जैसे जैसे आपका ए बढ़ेगा तो आप जानते हो कि जैसे जैसे ए बढ़ेगा तो एक तरह से न्यूट्रॉन के नंबर भी बढ़ेंगे। तो जैसे जैसे न्यूट्रॉन के नंबर क्या हो जाएंगे, प्रोटॉन के नंबर से ज्यादा हो जाएंगे, तो वो नाभिक अब स्थायी वह में नहीं रहेगा। जब स्थायी नहीं रहेगा तो उसमें क्या आएगी, असममिति आएगी। और उसी असममिति की वजह से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो कहलाती है आपकी असममित ऊर्जा। अब इसका फॉर्मूला कैसे लिखते हैं ये अपन को देखना है। तो देखो इसका जो फॉर्मूला होता है इसको अपन डिनोट करते हैं ईसी से। तो पहले अपन इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो इसका जो असममित ऊर्जा होती है वो होती क्या है, उसका फॉर्मूला देखते हैं अपन। तो देखो असममित ऊर्जा की यदि मैं बात करता हूं तो असममित ऊर्जा क्या होती है आपके पास, मैं कहता हूं कि जो असममित ऊर्जा है यानी ईसी है वो प्रोपोर्शनल होता है किसके, एन माइनस जेड। अब यहाँ पे क्या है, एन माइनस जेड क्यों लिया, क्योंकि असममिति कब आती है, जब आपके पास न्यूट्रॉन ज्यादा होते हैं प्रोटॉन कम होते हैं, यानी इसका डिफरेंस निकालते हैं तो एन माइनस जेड का मैं करता हूँ स्क्वायर। क्या करता हूँ, स्क्वायर। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ इसके, तो मैं कह सकता हूँ कि एन माइनस जेड का होल स्क्वायर के समानुपाती और ए के क्या होता है आपके पास, व्युत्क्रमानुपाती। तो ये कंसेप्ट जो आता है वो क्या कहलाता है आपका, एक तरह से असममित ऊर्जा का कहलाता है। अब आप सभी जानते हो कि कोई भी नाभिक होता है, क्या होता है आपके पास, जेड एक्स से कोई भी नाभिक होता है, क्या होता है, जेड एक्स से कोई भी नाभिक होता है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होते हैं, ए माइनस जेड। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होते हैं, ए माइनस जेड। क्या मैं एन की जगह ये वाली वैल्यू रख सकता हूँ, तो ये क्या आ जाएगा, ई सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ई सी। अब यहाँ पे देखो कोई कांस्टेंट लेना है तो वो मैंने कोई कांस्टेंट लगा दिया, तो ये लगा दिया मैंने। अब यहाँ पे देखो असममित ऊर्जा है तो असममित ऊर्जा के लिए मैंने सिंबल क्या लिया था, यहाँ पे ईसी नहीं लेना, ईसी तो किसका है, कूलम्ब ऊर्जा का है। अब ये किसके लिए था, ई ए के लिए। क्या था आपके पास, ई ए के लिए। यही था अपने पास जो असममित ऊर्जा का सिंबल था वो क्या था आपके पास, ई ए ले लो या कैपिटल ए ले लो, जो भी ले लो। तो यहाँ पे जो प्रोपोर्शनल आएगा वो तो क्या आ जाएगा, एक तरह से ए आ जाएगा। और यहाँ पे देखो एन, तो ये क्या हो जाएगा, ए माइनस जेड का होल स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा, ए। तो ये क्या हो जाएगा, ई ए इज इक्वल टू ए यहाँ पे हो जाएगा ए माइनस का 2z का होल स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा, ए। अब मैं कहता हूं कि यहाँ पे माइनस भी आएगा। अब ये माइनस क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी क्या हो रहा थी, बंधन ऊर्जा में कमी आ रही थी, उसी कमी की वजह से अपने पास यहाँ पे क्या आ रहा है, माइनस। यानी मैं कह सकता हूँ कि ये नेगेटिव चिन्ह क्या व्यक्त करता है, बंधन ऊर्जा में कमी को व्यक्त करता है, बंधन ऊर्जा में कमी को व्यक्त करता है। तो जो आपका ए है वो क्या है, अपना एक कांस्टेंट है। तो जो आपकी असममित ऊर्जा आती है वो क्या आती है आपके पास, माइनस ए
ए माइनस 2z का होल स्क्वायर अपॉन में ए। तो अपन पहले इसके बारे में थ्योरी लिखते हैं, फिर आप ये लिखना। तो इसमें लिखिए, नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या, नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन संख्या की तुलना से ज्ञात होता है। नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन संख्या की तुलना से ज्ञात होता है। नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन संख्या की तुलना से ज्ञात होता है। द्रव्यमान संख्या बढ़ने के साथ साथ, द्रव्यमान संख्या बढ़ने के साथ साथ न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन की सममिति खत्म हो जाती है। द्रव्यमान संख्या बढ़ने के साथ साथ न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन की सममिति खत्म हो जाती है। द्रव्यमान संख्या बढ़ने के साथ साथ न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन की सममिति खत्म हो जाती है। जब तक इनकी संख्या समान होती है, जब तक इनकी संख्या समान होती है, तो नाभिक स्थायी होता है। तो नाभिक स्थायी होता है। तो नाभिक स्थायी होता है। यदि न्यूट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से अधिक होने लगती है, यदि न्यूट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से अधिक होने लगती है, यदि न्यूट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से अधिक होने लगती है, अर्थात n माइनस जेड बढ़ता है, अर्थात n माइनस जेड बढ़ता है, अर्थात n माइनस जेड बढ़ता है, तो नाभिक का स्थायित्व कम होता जाता है। तो नाभिक का स्थायित्व कम होता जाता है। तो नाभिक का स्थायित्व कम होता जाता है। इस प्रभाव को असममित प्रभाव कहते हैं। इस प्रभाव को असममित प्रभाव कहते हैं। इस प्रभाव को असममित प्रभाव कहते हैं। इस प्रभाव के कारण बंधन ऊर्जा में कमी आती है। इस प्रभाव के कारण बंधन ऊर्जा में कमी आती है। इस प्रभाव के कारण बंधन ऊर्जा में कमी आती है। और इस ऊर्जा को असममित ऊर्जा कहते हैं। और इस ऊर्जा को असममित ऊर्जा कहते हैं। और इस ऊर्जा को असममित ऊर्जा कहते हैं। फिर नीचे नई लाइन से लिखना, नाभिक की असममित ऊर्जा, नाभिक की असममित ऊर्जा n माइनस जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखना, n माइनस जेड का होल स्क्वायर के समानुपाती होती है। नाभिक की असममित ऊर्जा n माइनस जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर के समानुपाती होती है। n माइनस जेड का होल स्क्वायर बोर्ड पे लिखा हुआ भी है, के समानुपाती होती है तथा द्रव्यमान संख्या के व्युत्क्रमानुपाती होती है, तथा द्रव्यमान संख्या के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अब जो बोर्ड पे लिखा हुआ है इसको नोट कर लीजिए, जो बोर्ड पे लिखा हुआ है उसको नोट कर लीजिए।
लिख दिया होगा। ठीक है, लिख दिया। नेक्स्ट लगाइए आपकी, नेक्स्ट है आपके पास युग्मन ऊर्जा। नेक्स्ट क्या है आपके पास? युग्मन ऊर्जा। 5 है आपके पास, लास्ट है जो युग्मन ऊर्जा। पेयरिंग एनर्जी। अब ये पेयरिंग एनर्जी क्या होती है? देखो, कोई नाभिक होता है, क्या होता है आपके पास? कोई नाभिक होता है, कोई न्यूक्लियस होता है, जेड एक्स से कोई नाभिक था। अब इसमें मैं कहता हूं कि आपके पास पेयरिंग कैसे होगी, तो मैं कह सकता हूं कि यहाँ पर सम और विषम, यानी जो भी न्यूक्लियन, नंबर ऑफ न्यूक्लियन है, क्या आपके पास नंबर ऑफ न्यूक्लियन है, तो आप जानते हो कि वो इवन भी होते हैं और ऑड भी होते हैं। क्या होते हैं आपके पास? इवन भी होते हैं और ऑड भी होते हैं। तो मैं कह सकता हूं कि जो नंबर ऑफ न्यूक्लियन है वो इवन भी हो सकते हैं, ऑड भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ये भी कह सकता हूँ कि जब इवन ऑड होते हैं तो यहाँ पे अपन क्या कह सकते हैं कि इवन की बात करें तो जो नाभिक स्थायी कौन सा होगा? जिसमें जेड और एम दोनों क्या हुआ आपके पास? इवन हो। क्या हुआ आपके पास? या फिर ऐसे लिख लो, जेड भी क्या हुआ आपके पास? सम हो, और एन भी क्या हुआ आपके पास? सम हो। तो वो क्या होगा? नाभिक स्थायी होगा। वो क्या होगा? नाभिक अपना स्थायी होगा। ऐसे ही मैं लिख सकता हूं यहाँ पे कि जेड क्या है आपके पास? विषम है, और यहाँ पे एन भी क्या है आपके पास? विषम है, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ये भी क्या है? तो ये नाभिक क्या होगा आपका? अस्थायी होगा। ये नाभिक कैसा होता है आपका? अस्थायी होता है। ऐसे यदि मैं बात करता हूँ जेड सम है और एन विषम है, जेड सम है और एन विषम है, या फिर मैं कह सकता हूं कि जेड विषम है और एन क्या है आपके पास? सम है। तो इस केस में क्या होता है आपके पास? ये नाभिक होता है वो मध्यवर्ती स्थायी होता है। क्या होता है? एक मध्यवर्ती स्थायी होता है। क्या होता है आपके पास? इस मध्यवर्ती स्थायी होता है। तो जो नाभिक के न्यूक्लियर नंबर होते हैं वो न्यूक्लियर नंबर सम और इवन और ऑड दो स्टेट में होते हैं। तो इवन और ऑड स्टेट का जो भी केस आता है, तो इस कंसेप्ट से अपने पास जो पेयरिंग बनती है, अब जैसे जेड और एन की पेयरिंग बनती है इवन इवन के केस में या ऑड ऑड के केस में, तो उसकी वजह से अपने पास एक ऊर्जा उत्पन्न होती है जिसे बोलते हैं अपन युग्मन ऊर्जा। तो मैं कह सकता हूं कि जब न्यूक्लियर नंबर की पेयरिंग होती है तो उसकी वजह से जो ऊर्जा मिलेगी वो आपको कौन सी कहलाएगी? युग्मन ऊर्जा कहलाएगी। और ये जो ऊर्जा होती है वो किसके समानुपाती होती है? तो मैं कह सकता हूं कि जो पेयरिंग एनर्जी होती है ईपी, वो किसके समानुपाती है अपने पास? एक तरह से होती है 1/a। किसके समानुपाती? 1/a के 3/4 के समथिंग, यानी जो ए क्या आपका कोई भी नाभिक है, जो आपका नाभिक है उसका क्या हो जाएगा? मास नंबर, तो वो क्या हो जाएगा? 3/4 के समानुपाती। अब देखो ये प्रोपोर्शनल कांस्टेंट हटाओगे तो ये क्या आ जाएगा? ईपी इज इक्वल टू AP और a की पावर 3/4। अब यहाँ भी क्या आएगा आपका? माइनस। क्यों? क्योंकि ये भी क्या बताता है? ऊर्जा में कमी को बताता है। ये भी क्या बताता है? कि ऊर्जा में कमी को बताता है। तो मैं कह सकता हूँ कि जो भी नाभिक अस्थायी होता है वो एक तरह से क्या बताएगा? नाभिक में ऊर्जा में कमी बताएगा। तो ये नेगेटिव चिन्ह क्या बताएगा? ऊर्जा में कमी को बताएगा। क्या बताएगा? ऊर्जा में कमी को बताएगा। तो जो ईपी आएगा वो क्या आ जाएगा? माइनस एपी, अपना एक कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनल हटाओगे तो यहाँ कांस्टेंट लगेगा, तो वो लगा लिया मैंने एपी अपॉन में a की पावर 3/4। तो ये क्या हो जाएगी आपकी? एक तरह से पेयरिंग एनर्जी हो जाएगी। जो नाभिक में इवन और ऑड की अवस्था में जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो कहलाती है आपकी पेयरिंग ऊर्जा या युग्मन ऊर्जा। अब इसमें एपी की भी कुछ वैल्यू रहती है, तो एपी की वैल्यू क्या क्या रहती है वो देखते हैं। यदि मैं कहता हूं आपके पास, यहाँ पे आपको ये स्क्रीन दिख रही है क्या? चलो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। यहाँ पे देखो एपी की कुछ वैल्यू रहती है, दिख रहा है सभी को? ठीक है। एपी की वैल्यू में क्या, यदि आपके पास ए विषम रहता है, क्या रहता है आपके पास? ए विषम हो, कोई भी नाभिक है उसका यदि ए विषम होता है तो एपी की वैल्यू यहाँ पे क्या होती है? 0 को मानी जाती है। क्या मानी जाती है? कि कोई भी नाभिक ए यदि विषम है तो उसमें एपी की वैल्यू जो कांस्टेंट की वैल्यू है वो क्या मानी जाएगी? 0 मानी जाएगी। और मैं कहता हूं कि यदि आपके पास ए सम है, क्या है आपके पास? ए सम है, और यहां भी मैं ले लेता हूं ए सम है। अब देखो ए तो सम है बट इसमें जेड और एन की बात होती है। जेड मान लो कि सम है और एन भी सम है तो क्या होगा? और मैं ले लेता हूं जेड भी सम है और एन भी सम है तो क्या होगा? यदि मैं लेता हूं कि जेड भी सम है और एन भी सम है तो क्या होगा? और यहाँ पे मैं लिख सकता हूं कि जेड सम है और एन भी सम है तो क्या होगा? तो देखो इस केस में जो आपकी एनर्जी आ जाएगी, एपी की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी आपके पास? वो आएगी यहाँ पे आपके पास 33.5 MeV आ जाएगी। यानी यहाँ पर जो एनर्जी लेनी है वो आपको
MeV लेनी है, और यहाँ पर लेनी है आपको -33.5 MeV लेनी है, ठीक है। तो ये वाली कुछ वैल्यू है जो आपको एनर्जी या हेल्प कैलकुलेशन में हेल्प करेगी। तो देखो सबसे पहले युग्मन ऊर्जा, युग्मन ऊर्जा क्या होती है, जेड एक्स से कोई भी नाभिक होता है, उसमें न्यूक्लियन में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, तो उसकी जो नंबर होता है, यानी यदि कोई नाभिक जेड और एन दोनों सम अवस्था में है या विषम अवस्था में, उससे अपन पता लगा सकते हैं नाभिक स्थायी है या अस्थायी है। तो ऐसा कंसेप्ट पढ़ते हैं कि जब जेड सम होता है, एन सम होता है, नाभिक सबसे ज्यादा स्थायी होता है, जेड विषम होता है, एन विषम होता है, नाभिक अस्थायी होता है। यदि कोई ऐसा केस आता है एक दूसरे के ऑपोजिट, एक सम है और एक विषम है, तो क्या होगा, मध्यवर्ती स्थायी होगा। फिर जो युग्मन ऊर्जा होती है वो होती है अपने पास, जो द्रव्यमान संख्या होती है उसकी 3/4 पार्ट होता है, यानी 3/4 घात के समानुपाती होती है। कांस्टेंट हटाओगे तो यहाँ पे एपी लगेगा, और यहाँ पे ये नेगेटिव क्या व्यक्त कर रहा है, ऊर्जा में कमी को व्यक्त करता है। और यहाँ पे जो एपी की वैल्यू है वो किस अकॉर्डिंग लेनी है, वो नाभिक का न्यूक्लियर नंबर यानी जो मास नंबर है उसको देखते हुए लेनी है। यदि ए लोगे विषम है तो एपी 0 हो जाएगा, यदि ए सम है तो इसमें ये जेड सम होता है, एन विषम होता है, तो ये केस लेना है, जेड सम होता है, एन सम होता है, यानी दोनों सम है, तो ये वाला केस लेना है, ठीक है। ऐसा यदि दोनों विषम होते हैं तो भी आपको माइनस वाला केस लेना है। क्लियर। तो ये हो गया आपके पास एक तरह से युग्मन ऊर्जा। तो इसके बारे में लिखिए पहले, नाभिक में न्यूक्लियन कण उपस्थित होते हैं, नाभिक में न्यूक्लियन कण उपस्थित होते हैं, नाभिक में न्यूक्लियन कण उपस्थित होते हैं। इन न्यूक्लियन कणों की सम और विषम अवस्था के कारण, इन न्यूक्लियन कणों की सम और विषम अवस्था के कारण एक ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है, एक ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है। इन न्यूक्लियन कणों की सम और विषम अवस्था के कारण एक ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है। नाभिक में उत्पन्न यह ऊर्जा युग्मन ऊर्जा कहलाती है। नाभिक में उत्पन्न यह ऊर्जा युग्मन ऊर्जा कहलाती है, जिसे ईपी से व्यक्त करते हैं, जिसे ईपी से व्यक्त करते हैं, जिसे ईपी से व्यक्त करते हैं। फिर लिखना, नाभिक की युग्मन ऊर्जा, नाभिक की युग्मन ऊर्जा, नाभिक की युग्मन ऊर्जा नाभिक की द्रव्यमान संख्या के, नाभिक की युग्मन ऊर्जा नाभिक की द्रव्यमान संख्या के 3/4 घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है। नाभिक की युग्मन ऊर्जा नाभिक की द्रव्यमान संख्या के 3/4 घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है। नाभिक की युग्मन ऊर्जा नाभिक की द्रव्यमान संख्या के 3/4 घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अब ये पूरा जो बोर्ड पे लिखा हुआ है सारा का सारा पहले ये लिखिए फिर ये लिखिए।
लिख दिया होगा। लिख दिया, बढ़े आगे। अब देखो यहाँ पे ये अपन ने 5 टाइप की एनर्जी निकाल ली। अब मैंने बताया था कि ये क्या करता है, एक तरह से बाइंडिंग एनर्जी को डिफाइन करता है। किसको डिफाइन करता है? बाइंडिंग एनर्जी। वैसे तो आपने बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा हुआ भी है पहले, एक और न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बेस पे। तो मैं कह सकता हूँ कि देखो यहाँ पे मैं यदि एनर्जी की बात करूँ तो यहाँ पे कौन कौन सी एनर्जी है गई, जल्दी से मुझे एक बार कमेंट करके बता दो कि कौन कौन सी एनर्जी आपने लिखी। तो देखो फर्स्ट तो लिखी अपन ने, जो ई बी होता है, क्या होता है आपके पास, जो ई बी होता है फर्स्ट होता है आपके पास कौन सा, वॉल्यूम एनर्जी। फिर था आपके पास कौन सी, सरफेस एनर्जी। फिर थी आपके पास कूलम्ब एनर्जी। फिर थी आपके पास असिमेट्रिक एनर्जी, और फिर थी आपके पास पेयर एनर्जी। अब सबकी वैल्यू बताइए। तो ई वी क्या आया था आपके पास, ए वी ए आया था, माइनस ए एस ए 2/3 आया था, माइनस यहाँ पे क्या आया था, ए सी जेड स्क्वायर ए 1/3 आया था, माइनस यहाँ पे क्या आया था, ए माइनस 2 जेड का होल स्क्वायर आया था, अपॉन में ए आया था, और माइनस का क्या आया था, ए पी ए 3/4 आया था। बताओ एक बार ये सारी वैल्यू चेक कर लो, सही है क्या? जो जो वैल्यू अपन ने निकाली है वो एक बार चेक कर लीजिए, सही है क्या जो आपके सामने लिखी है? सही है, बढ़े आगे। तो देखो ये आपके पास क्या कहलाती है, एक तरह से बाइंडिंग एनर्जी कहलाती है। तो मैं कह सकता हूँ इसको या तो ई बी से भी लिख सकते हो, या फिर इसको क्या लिख सकते हो, कैपिटल बी से भी लिख सकते हो। तो ये आपकी क्या कहलाएगी, एक तरह से बाइंडिंग एनर्जी कहलाएगी। ये क्या कहलाएगी, आपकी बाइंडिंग एनर्जी कहलाएगी, जो निम्न ऊर्जा पर निर्भर करती है। तो इन पांचों एनर्जी पर निर्भर करते हुए ये फॉर्मूला निकाला जाता है। अब आप ये भी जानते हो कि जो आपके पास जो एनर्जी होती है, यानी जो एक तरह से बाइंडिंग एनर्जी का एक फॉर्मूला आप ये भी जानते हो कि ई बी इज इक्वल टू होता है आपके पास जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन माइनस का इसका वास्तविक द्रव्यमान होता है ए जेड। ये भी फॉर्मूला आपने एक पढ़ा होगा कि जो भी आपके पास बाइंडिंग एनर्जी होती है वो जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन माइनस एम ए जेड। तो यदि यहां से ये वैल्यू निकालनी हो तो कैसे निकालोगे? तो देखो यहाँ पे ये जो एम ए जेड है वो तो क्या आ जाएगा इधर, यानी इससे नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान भी निकाला जा सकता है। एम ए जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका माइनस का ई बी। ठीक है, क्या हो जाएगा, माइनस का ई बी। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, जब एम ए जेड है तो ये क्या हो जाएगा, एम ए जेड, जेड एम पी क्या है आपके पास, ये तो ऐसे का ऐसे रहेगा, प्लस ए माइनस जेड एम एन रहेगा, माइनस क्या रहेगा, ई बी की पूरी वैल्यू यहाँ पे रखनी है। तो देखो ये क्या आ जाएगा, जो प्लस था वो माइनस हो जाएगा, तो ए वी ए और जो माइनस थे वो सारे प्लस हो जाएंगे, प्लस ए एस ए 2/3 प्लस क्या हो जाएगा आपके पास, ए सी जेड स्क्वायर ए की पावर 1/3 प्लस क्या हो जाएगा आपके पास, ए की पावर -2 जेड का होल स्क्वायर अपॉन में ए, और फिर क्या हो जाएगा प्लस ए पी अपॉन में ए 3/4। सभी को दिख रहा है क्या, स्क्रीन सभी को दिख रही है फुल? तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, ये आपके पास क्या आ जाएगा, एक वास्तविक द्रव्यमान का सूत्र भी आ जाएगा। तो मैं कह सकता हूं कि ये भी क्या कहलाता है, आपका एक सेमी इंपेरिकल मास फॉर्मूला, यानी जो साम्य अनुभाविक द्रव्यमान सूत्र का जो रूप है वो ये भी है। तो यदि बाइंडिंग एनर्जी की लिक्विड ड्रॉप मॉडल के बेस पे यदि बाइंडिंग एनर्जी पूछता है तो ये वाला फॉर्मूला काम में लेना है, जो पांचों एनर्जी को ऐड करके देता है। और यदि वो वास्तविक द्रव्यमान पूछता है किसी भी नाभिक का तो आपको ये वाला फॉर्मूला काम में लेना है। क्लियर? तो ये वाला कहलाएगा आपका बंधन ऊर्जा को व्यक्त करता है। ये वाला क्या आपके पास बंधन ऊर्जा को व्यक्त करता है, बंधन ऊर्जा को व्यक्त करता है किस बेस पे, एनर्जी के बेस पे। किस बेस पे, एनर्जी के बेस पे। और ये क्या करता है, एक तरह से वास्तविक द्रव्यमान को व्यक्त करता है, यानी वास्तविक द्रव्यमान किसी भी नाभिक का निकालना है तो ये वाला फॉर्मूला आप यूज ले सकते हो। तो इसको जल्दी से लिख लीजिए। एक इसमें मैं जो जो कांस्टेंट आई है उस कांस्टेंट की वैल्यू भी लिख देता हूँ कि वैल्यू आपको ध्यान रखनी होगी, डायरेक्ट न्यूमेरिकल में आप काम में ले सकते हो। ए वी होता है वो 14.1 एमईवी होता है, यानी वॉल्यूम एनर्जी का जो कांस्टेंट था। फिर आपके पास ए एस होता है, वो होता है आपके पास 13.0 एमईवी होता है। ये सारे के सारे कांस्टेंट है, उस कांस्टेंट को सॉल्व करने के बाद वैल्यू निकाली गई है। ए एस के बाद जो ए सी होता है वो होता है आपके पास 0.595। वैसे तो न्यूमेरिकल में वैल्यू दी हुई आती है, तो भी नहीं आए तो आपको ध्यान भी रखनी है। और जो ए रहता है वो रहता है आपके पास 19.0 एमईवी। और बाकी जो मैंने एपी है, एपी तो आपको लिखा ही दिया है। एपी की क्या है आपके पास, माइनस प्लस
33.5 MeV ये वाला केस है, तो इसमें आप 0 भी ले सकते हो। यदि ए विषम है, यहाँ पर तो क्या है आपके पास ए सम है, ए सम है तो आप माइनस प्लस ले सकते हो 33.5, और यदि 0 लेना है तो ए क्या हो जाएगा आपके पास विषम। तो ये सारी की सारी वैल्यू आपको क्या रखनी है, ध्यान में रखनी है। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास कि जो भी आपने बाइंडिंग एनर्जी निकाली है, किसकी पांचों एनर्जी के बेस पे जो भी अपन ने बाइंडिंग एनर्जी डिफाइन की है, उसकी वजह से जो आप वास्तविक द्रव्यमान निकालते हो किसी भी नाभिक का, ये फॉर्मूला आपको पहले से पता है। और यहाँ से आप एम ए जेड को इधर भेजो और ईबी को उधर भेज दो, तो क्या हो जाएगा आपके पास ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा। और यही अपना पूरी फॉर्म कहलाती है, वो कहलाती है आपकी सेमी इंपेरिकल मास फॉर्मूला, द्रव्यमान सूत्र कहलाता है। नोट कर लीजिए इसे पूरा। रोशन अभी जगह क्या? कोई बात नहीं, गेस्ट आए हुए थे तो अच्छी बात है, आपके लिए आए थे। देखो फिलहाल आप वैसे ही अभी कॉलेज जा नहीं रहे हो, तो कल की क्लास है वो मैं आपको सुबह भी क्लास आपकी ली जाएगी और शाम को भी ली जाएगी। तो कल की क्लास आपकी 2 टाइम होगी। कल सुबह 12 बजे एक तो आपकी क्लास होगी और इवनिंग में भी आपकी क्लास होगी। तो कल सुबह 12 बजे के लिए आपको तैयार रहना है, जिसमें मैं आपको पूरा का पूरा सेल मॉडल करवाऊंगा एक ही दिन में। तो पूरा सेल मॉडल अपन एक ही दिन में समझेंगे और एक ही दिन में करेंगे। लिख दिया होगा? लिख दिया हो तो एक न्यूमेरिकल लिखते हैं अपन इसमें। न्यूमेरिकल ये है, हटा दूं ये सारा? ठीक है। तो देखो न्यूमेरिकल ये है, क्वेश्चन है आपके पास कि सामी आनुभाविक, क्वेश्चन लिख लो, लिख लो, मैं बोल रहा हूं वो लिख लो। सामी आनुभाविक द्रव्यमान सूत्र की सहायता से, सामी आनुभाविक द्रव्यमान सूत्र की सहायता से, सामी आनुभाविक द्रव्यमान सूत्र की सहायता से 20CO40 20CO40 का की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा ज्ञात कीजिए। प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा ज्ञात कीजिए, बंधन ऊर्जा ज्ञात कीजिए। एक क्वेश्चन तो आपको ये करना है कि मैं कह रहा हूं क्या निकालना आपको, कि देखो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है 20CO40, यानी कौन सा फॉर्मूला काम में लेना है, सेमी इंपेरिकल मास फॉर्मूला काम में लेना है। तो यहाँ पे देखो जो बाइंडिंग एनर्जी निकालती है, तो ये आपका बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला है पूरा का पूरा। तो इस क्वेश्चन में सारे के सारे कांस्टेंट की ये वाली जो वैल्यू है वो भी दे रखी है कि इसमें जो आपका ए बी है वो ये होगा, ए एस है वो ये होगा, ए सी ये होगा, ए ये होगा, और जो ए पी दे रखा है वो इसमें टोटल दे रखा है 0। कितना दे रखा है इस क्वेश्चन में? 0 दे रखा है। तो यहाँ पर अपन को कितना लेना है? 0 लेना है। क्लियर?
देखो वैसे तो ए विषम होता है, वहां पर जीरो होता है, बट इसने क्वेश्चन में पहले से क्या दे दिया, ए पी की वैल्यू कितनी दे दी, जीरो दे दी। तो यदि इसने, हाँ क्वेश्चन रिपीट करते हैं, नहीं इसने एपी की वैल्यू क्या दे रखी है, -33.5 दे रखी है। कितनी दे रखी है, -33.5 एमईबी इस क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन ये था कि सामी आनुपातिक द्रव्यमान सूत्र की सहायता से, सामी आनुपातिक द्रव्यमान सूत्र की सहायता से 20CO40 की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा ज्ञात करो। 20CO40 की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा ज्ञात करो, ये वाला क्वेश्चन था। 20CO40 की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा ज्ञात करो। ठीक है, तो इसमें करना क्या है आपको, पहले तो अपनी बाइंडिंग एनर्जी निकालनी है। तो देखो बाइंडिंग एनर्जी के लिए ये वाला पूरा फॉर्मूला है। तो जहां जहां पर देखो वैल्यू जो कांस्टेंट है उन सारी की तो वैल्यू इस क्वेश्चन में दे रखी है, ये सारी की सारी वैल्यू यहाँ पे पुटअप करनी है। तो सारी की सारी वैल्यू निकालोगे और यहाँ पे ए की जगह क्या रखना है, 40 रखना है, और जहां पर जेड आ रहा है वहां पर क्या रखना है, 20 रखना है। तो देखो इस क्वेश्चन में जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जेड 20 हो जाएगा, ए क्या हो जाएगा आपका 40 हो जाएगा, और सारे कांस्टेंट की वैल्यू पुटअप करके क्या निकालोगे आप, ई बी निकालोगे। तो तब तो क्या आएगा, इसकी बाइंडिंग एनर्जी आएगी किसकी, पूरे नाभिक की। अब अपन को क्या निकालना है, प्रति न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी निकालनी है। तो प्रति न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, बी बार इज इक्वल टू ई बी अपॉन में ए करूंगा। क्या करूंगा, ई बी अपॉन में ए। जो भी ई बी का मान आएगा, जो भी ई बी का मान आएगा उसमें ए का डिवाइड करना, तो ये आप लगाओगे डिवाइड। तो इससे क्या आ जाएगा आपका, प्रति न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगी। तो इसका यदि मैं आंसर डायरेक्ट मैं आपको बता देता हूँ, आप इसको सॉल्व करना कि कितना आएगा। इसका आंसर आएगा लगभग 8.7 एमईवी के समथिंग। कितना आएगा, इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा आपके पास, 8.7 एमईवी के समथिंग। तो केवल फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है, बाकी कुछ नहीं करना। तो देखो 20CO40 की सेमी इंपेरिकल मास फॉर्मूला की सहायता से क्या निकालनी है, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा निकालनी है, या बंधन ऊर्जा निकालनी, कोई भी पूछ सकता है। बाइंडिंग एनर्जी आपको इस फॉर्मूले से निकालनी है। प्रति न्यूक्लियन के लिए जो बाइंडिंग एनर्जी आएगी उसमें ए का डिवाइड करना है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन और है आपके पास, दूसरा क्वेश्चन लिखिए इसमें कि 6C13 तथा 7N13, दूसरा क्वेश्चन लिखिए, दो न्यूक्लियस दे रखे हैं 6C13 तथा 7N13, दो न्यूक्लियस दे रखे हैं 6C13 तथा 7N13। नाभिक की बंधन ऊर्जाओं का अंतर ज्ञात कीजिए। नाभिक की बंधन ऊर्जाओं का अंतर ज्ञात कीजिए। और जो R नॉट दे रखा है वो 1.3 फर्मी दे रखा है। वो कितना दे रखा है, R नॉट दे रखा है वो 1.3 फर्मी दे रखा है। तो देखो एक क्वेश्चन तो आपका ये हो गया जो आपको सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन आपका ये दे रखा है कि 7N13, 6C13 एंड 7N13 के बीच का जो अंतर है, बंधन ऊर्जा का अंतर है, वो निकालना है। यानी ये कैसे होगा क्वेश्चन, जो सेकंड क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, ये आपकी कोई बाइंडिंग एनर्जी, यानी पहले तो इसकी बाइंडिंग एनर्जी निकालनी है, फिर इसकी बाइंडिंग एनर्जी निकालनी है। दोनों की बाइंडिंग एनर्जी निकलेगी, उन दोनों को क्या करना है, डिफरेंस निकालना है, यानी दोनों का माइनस निकालना है। तो देखो आपके पास पहले तो मैं क्या निकालूंगा, फर्स्ट स्टेप में तो ई सी के लिए निकालूंगा, तो बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगी ई सी के लिए, यानी सी कार्बन के लिए। एक में निकालूंगा किसके लिए, ई नाइट्रोजन के लिए। फिर मुझे क्या निकालना है, जो भी बाइंडिंग एनर्जी दोनों की आएगी उसमें मैं क्या करना है, दोनों का डिफरेंस निकालना है। तो जब दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो ये क्या आ जाएगा, ई सी माइनस का ई एन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ई सी माइनस का ई एन। तो देखो पहले तो आप ई सी के लिए निकालोगे तो ये सारी की सारी वैल्यू सी के लिए पुटअप होगी, और उसके बाद किसके लिए होगी, एन के लिए होगी। तो इसमें देखो ये वाली वैल्यू, क्योंकि इसमें देखो इन दोनों में क्या है, ए सेम है, क्या है, ए सेम है। और जब इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे, क्या निकालोगे, दोनों का डिफरेंस निकालोगे, ये वाली टर्म यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगी, ए वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, और ये वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी। यानी जो फिजिकल क्वांटिटी जिसमें केवल ए आ रहा है, तो ए देखो इन दोनों का क्या है, सेम है। तो जिसमें ए ओनली ए है वो क्या हो जाएंगे, सारे कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे जब इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे सी के लिए और एन के लिए, तो ये वाली टर्म, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी। केवल और केवल आपके पास दो टर्म बचेगी, एक तो ये वाली, एक ये वाली। तो कार्बन के लिए भी ये दो टर्म बचेगी, नाइट्रोजन के लिए भी ये दो टर्म बचेगी। तो इन दोनों को जब आप सॉल्व करोगे तो उसकी वैल्यू आ जाएगी, और इसका जो डिफरेंस आएगा वो आएगा आपके पास 2.89 एमईवी के समथिंग। कितना आ जाएगा, 2.89 एमईवी के समथिंग। तो ये दोनों क्वेश्चन है जो इसी के बेस पर है, तो वो आपको करने हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपके पास, पहले एक क्वेश्चन तो आपका प्रति न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी निकालनी, वो। दूसरा क्वेश्चन था आपके पास कि 6C13 7N13 का क्या निकालना है, बंधन ऊर्जा का अंतर निकालना है। तो इसमें पहले तो दोनों के लिए बंधन ऊर्जा लिखो अलग अलग, फिर दोनों को माइनस करो, तो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म दोनों में से कट जाएगी प्लस माइनस से।
और आपके पास ये टर्म बचेगी और ये टर्म बचेगी। ये भी क्यों बचेगी? क्योंकि आपके पास यहाँ जेड अलग है और यहाँ पे जेड अलग है, तो इसका जेड 6 है और इसका जेड क्या है 7 है, इसकी वजह से ये दोनों टर्म बचेगी। फिर उसको दोनों का डिफरेंस निकाल के क्या करना है आपको, सॉल्यूशन करना है, तो इसका आंसर आ जाएगा 2.89 MeV। क्लियर? तो आज के लिए तो इतना ही, और कल जो आपकी क्लास है वो दिन में 12 बजे होने वाली है। कल जो आपकी क्लास है वो दिन में 12 बजे होने वाली है, तो उस क्लास को ज्वाइन करना। सेल मॉडल बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो आपके ऐसा कोई भी कंपटीशन एग्जाम नहीं है, वो चाहे एमएससी बेस हो, बीएससी बेस हो, जिसमें सेल मॉडल का क्वेश्चन नहीं आता हो। हर बार सेल मॉडल का क्वेश्चन पूछा जाता है, और वो किसी भी एग्जाम में, चाहे नेट जेआरएफ का एग्जाम हो, गेट का एग्जाम हो, एमएससी एंट्रेंस का एग्जाम हो, बीएससी का हो या एमएससी का हो, आज भी वो टॉपिक है जो एमएससी में भी है और बीएससी में भी है, तो अपन अच्छे से उस टॉपिक को करेंगे, सेल मॉडल को। और कल सुबह 12 बजे सबको ज्वाइन होना है, उसमें अपन सेल मॉडल पूरा पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए तो इतना ही, मिलते हैं अपन कल दिन में 12 बजे।